शब्बो मेरे भाई के निकाह में आई तो उसके बारे में तरह तरह की बातें सुनने को मिली, मगर अब वो हमारे घर की बहू बन चुकी थी और सारा गांव मेरे वालिद को झुक कर सलाम करता था। तभी उनकी बहू के बारे में ऐसी वैसी बातें सुनकर भी गांव वालों ने उनकी बातों पे कान न धरा कि सभी को बाबा जान की इज्जत मतलूब थी। बिलाखिर वो मुबारक दिन भी आ गया जब शब्बो भाभी बनकर हमारे घर आ गई। रुखसती के बाद वो एक दिन भी खुश न नजर आई। उसका ख्याल था कि ससुराल वाले उनके हम पल्ला नहीं। वो ऊंचे घर के ख्वाब आंखों में सजा कर आई थी, जबकि हमारा घर तो कच्ची मिट्टी का बना हुआ था। बाबा जान की ज़मीन बेशक थोड़ी थी, लेकिन शराफत की वजह से इज्जत बहुत थी। अपनी ज़मीन पर मेरे दोनों भाई खुद हल चलाकर खेती बाड़ी करते थे। साल भर के बाद बड़ी मेहनत से इतनी पैदावार हो जाती थी कि बाआसानी गुजर बसर हो जाए। शब्बो भाभी की उल्टी सीधी फरमाइशों को जब भाई असलम पूरा ना कर सके तो रोज़ रोज़ की झिकझिक से तंग आकर उन्होंने दुबई जाने का फ़ैसला कर लिया, ताकि वहाँ की कमाई से बीवी की ख्वाहिशात पूरी हों तो उनके दिन फट जाएं। असलम भाई के दुबई जाने के बाद खेती बाड़ी का तमाम बोझ छोटे भैया अकरम पर आ गया। अब वही अकेला खेतों में देखभाल करने लगा। बाबा तो उम्र रसीदा हो गए थे, ज़्यादा वक्त इबादत में गुजारते थे। उनको मेरी शादी की बहुत फ़िक्र थी कि माँ फौत हो चुकी है, तभी उठते बैठते मेरे नसीब खुलने की दुआएं करते थे। मैं एक सीधी सादी सी लड़की थी। जब भाभी आ गई तो बहुत खुश थी कि चलो माँ की जगह पर आ गई है। नई दुल्हन भाभी के चाव में खुशी खुशी सारे घर का काम खुद करती और शब्बों को हाथ भी किसी काम में न लगाने देती कि मेरी प्यारी भाभी के हाथ मैले ना हो जाएं। भाभी के हाथ तो ना मैले हुए, लेकिन मेरा दिल ज़रूर मैला हो गया। वो अपनी छोटी सी मासूम नंद की मोहब्बत का जवाब बेरुखी से देने लगी। ज़रा ज़रा सी बात पर दिल दुखा देती मेरा। इस तरह एक एक करके वो सारे फूल मुरझा गए जो मैंने शब्बो भाभी के लिए अपने दिल में खिला रखे थे। 2 साल बाद असलम भाई दुबई से आए तो बहुत से तवाइफ लेकर आए। दिलकश रेशमी जोड़े, टेप रिकॉर्डर, इस्त्री और ना जाने क्या क्या। उन्होंने कुछ खूबसूरत जोड़े भाभी को दिए और कहा कि बाकी सामान साहिबा की शादी के लिए रख दो। अगर हमारे पास उसे देने को अच्छा जहेज़ होगा तो रिश्ते भी अच्छे घर में हो सकेंगे। बल्कि ऐसा करना चाहिए कि जब रिश्तेदार औरतें तुमसे मिलने आएँ उनको ये चीज़ें निकाल कर दिखाना और कहना कि बहन के जहेज़ की खातिर मेरा शोहर दुबई से ये सब लाया है। यूँ रिश्तेदारों में ये बात फैल जाएगी कि साहिबा को देने के लिए हमने अच्छा जहेज़ बना लिया है। तब रिश्ते भी अच्छे घर से आएंगे। भाभी ने बेज़ाहिर तो हाँ कर दी, मगर वो शोहर की इस हिदायत पर दिल ही दिल में जलकर खाक हो गई। सोचने लगी कि शोहर की कमाई तो सारी जहेज़ की सूरत में नन ले जाएगी। ये कमाई तो उसकी किसी काम ना आती, जबकि असलम से जुदाई भी वही बर्दाश्त करी थी। साहिबा के बाद अकरम की बारी आ जाएगी तो असलम फिर उसकी शादी के अखराजात के खातिर कमाने दुबई चला जाएगा। वो सोच में पड़ गई कि ऐसी क्या तरकीब करूं जो ये सब चीज़ें नन दूसरे घर ना लेके जा सके। उसे ख्याल आया क्यों ना वो मेरी शादी अपने भाई से करा दे। इस तरह शोहर की कमाई उसके मैके जाएगी। भाभी शब्बो इन्हीं सोचों में थी कि बाबा जान ने मेरा रिश्ता अपने भाई के बेटे बिलाल से तय कर दिया, जो बहुत खूबसूरत और शरीफ लड़का था। ये ज़मींदार घराना था और खाते पीते लोग थे। बाबा बहुत खुश थे कि बेटी अपनों में जा रही है। उन्होंने असलम भाई से कहा, दुबई जाकर और रकम रवाना करो ताकि तुम्हारी बहन की शादी मैं इज्जत से कर सकूं। मंगनी की रस्म के बाद भाई असलम दुबई चले गए। अब बिलाल कभी कभी बाबा जान से मिलने को आने लगा। मैं उसको बस एक नज़र देख पाती और हम आपस में बात नहीं कर सकते थे कि गांव का ऐसा ही रवाज था। भाभी को ये मामला एक आंख न भाता था कि उसका शोहर अपनी मेहनत की सारी कमाई बहन की शादी पर लौटा दे। एक दिन उसने बाबा जान से कहा कि चाचा जी, मैं चाहती थी कि साहिबा की शादी मेरे भाई रियाज अहमद से हो ताकि हमारे रिश्ते और ज़्यादा मजबूत हो जाएं। बेटी, तुम्हारी ये बात अच्छी है, मगर
अब मैं अपने भाई को ज़बान दे चुका हूँ, रस्म मंगनी भी हो गई है, लिहाजा अब ऐसा मुमकिन नहीं है। यूँ भी वट्टे सट्टे की शादियाँ अक्सर तकलीफ़ का बासत बनती हैं। मेरी एक ही बच्ची है जिसकी माँ मर चुकी है। अब अगर मैं साहिबा का रिश्ता तुम्हारे भाई से करता तो शादी वट्टे सट्टे की सूरत हो जाती। बाबा जान का ये जवाब सुनकर भाभी जान अफसरदा होगी। वो जान गई कि मेरी मंगनी का टूटना इस कदर आसान भी नहीं। फिर भी वो इसी सोच में रही कि किसी तरह मेरी और बिलाल की मंगनी टूट जाए और दुबई की कमाई उसके बाप और भाई के घर जाए। एक दिन बिलाल बाबा जान से मिलने आया, सवाए इत्तफाक वो शहर गए थे। वो अपने मंगेतर को देखकर कमरे में छुप गई। शब्बो भाभी ने आगे बढ़ के उसकी आओ भगत की, बरामदे में चारपाई बिछा दी। फिर दोनों चारपाई पे बैठकर बातें करने लगे। बातों बातों में भाभी ने यकदम अपना लहजा धीमा कर लिया और बोली कि तुमको मैं आगाह करना चाहती हूँ, बशर्तिया मेरा नाम ना लेना, बल्कि तुम्हारे भले की बात है। कहो भाभी जी, मैं सुन रहा हूँ। वादा करता हूँ कि किसी को ना कहूँगा और ना तुम्हारा नाम लूँगा। बिलाल ने जवाब दिया, बात यह है कि बेशक साहिबा बहुत अच्छी है, सुघर है, खूबसूरत भी है, मगर उसका दिल क्या करेगी, किसी की मानता नहीं है। क्या मतलब है भाभी जान इस बात का? बिलाल ने चौंक कर कहा। मतलब ये कि वो तुमको पसंद नहीं करती, तुमसे शादी नहीं करना चाहती, बल्कि किसी और को पसंद करती है। शादी के बाद तुमको वो प्यार ना दे सकेगी जो देना चाहिए। आप फिर उसकी शादी वहाँ कर दें। ऐसा नहीं हो सकता वीरे। भला बाबा जान मेरी बात क्यों मानेंगे? साहिबा तो मजबूर है, भले गाँव की लड़की अपनी मर्जी बता सकती है, तो मैं क्या करूं भाभी? तुम शादी से मना कर दो, मंगनी टूट जाएगी तो साहिबा का रिश्ता उसकी खुशी से हो पाएगा। ये बातें सुनकर बिलाल सख्ते में रह गया। वो बहुत परेशान हुआ। दिन रात जिस लड़की को ख्वाबों में बसा रखा था वही किसी और के ख्वाब देख रही थी। एक लम्हे को उसने सोचा कि शब्बो झूठ बोल रही है। तभी उसने कहा, नहीं भाभी जी, मैं ये बात नहीं मान सकता। अच्छा तो फिर कभी खुद देख लेना, तब तो मेरी बात का तुमको यकीन आ जाएगा। तो मेरी बहन की शादी में आ जाना और वहाँ अपनी आंखों से देख लेना कि वो किसको पसंद करती है। वो हमारे घर से चला गया और शशपंज में पड़ गई कि आखिर ऐसी बातें भाभी ने मेरे मंगेतर से क्यों करी हैं। ये मंगनी तो पत्थर की लकीर है और नहीं टूट सकती। कहने को भाभी ने इतनी बड़ी बात कह दी, मगर अब इसको साबित करना मुश्किल था। मेरे दिल को इत्मीनान था कि ये जो कर ले बाबा जान और ताया जान इस मंगनी को तोड़ने वाले नहीं हैं। कुछ दिन गुजरे कि भाभी की छोटी बहन की शादी का बुलावा आ गया। बाबा जान से कहा कि अगर आपकी इजाज़त हो तो साहिबा को साथ ले जाऊं। बाबा जान ने ये गजर की, तुम्हारे साथ चली जाएगी तो मुझे खाना कौन बना कर देगा? मगर बहू के इसरार पर बिला आखिर इजाज़त दे दी। शादी में अभी 2 दिन बाकी थे कि शब्बो भाभी के वालिद उनको लेने आ गए। भाई के लिए मेरे दिल में जो कदोवत और गुस्सा था वो रफा हो गया और मैं शादी में जाने की एक ही खुशी से निहाल हो गई कि हमारे घरानों की लड़कियां ज़्यादातर तो वो घरों से निकलती नहीं हैं। लिहाजा रिश्तेदारों की शादियों के मौके पर ही हमको घर से बाहर जाने की शादमानी नसीब होती है। शब्बो भाभी के वालिदैन भी बाबा के रिश्तेदार थे, तभी उन्होंने मुझे जाने की इजाज़त दे दी। इससे पहले कभी घर से ना निकली। ये सफ़र का पहला मौका था और मैं बहुत खुश थी। जब शादी वाले घर पहुंचे तो पता चला कि मेरे सास ससुर और बिलाल भी शादी में शिरकत को आए हुए हैं। मेहंदी वाले दिन भाभी ने मेरी कान में कहा कि बिलाल ने पैगाम भिजवाया है कि साहिबा को कहो कि 1 मिनट को बाड़े में आकर मेरी बात सुन ले। ये बाड़ा घर से मुत्तसिल था जिसमें उनकी 2 गायें और 1 भैंस बंधी हुई थी। बाड़े का दरवाज़ा घर की दीवार में से निकाला गया था। भाभी के मुंह से ऐसा पैगाम सुनकर परेशान हो गई। तब वो कहने लगी कि तेरे भाई की कसम है, मैं किसी से नहीं कहूँगी, बल्कि बाड़े तक तेरे साथ चलूँगी। जल्दी जवाब दे, जाने उससे तुझसे कौन सी ज़रूरी बात करनी है। पहले तो मैंने इनकार किया, फिर सोचा कि ये मौका है इसको बताने का कि किसी और को पसंद करती हूँ। ऐसा हरगिज़ नहीं, मैं किसी को भी पसंद नहीं करती थी। बिलाल भाभी ने ये गलतफहमी इस वजह से पैदा करने की कोशिश की है कि वो मेरी शादी अपने भाई से कराना चाहती हैं। बड़ी ज़रूरत करके मैंने बिलाखिर हामी भर ली, ताहिम दिल धड़क रहा था।
مجھ سی لڑکی کے لیے جس نے کبھی کسی غیر مرد سے بات نہ کی ہو، کسی سے ملاقات کرنا، خواہ وہ اس کا منگیتر ہی کیوں نہ ہو۔ بھابھی نے دوپہر سوچنے میں گزار دی اور شام اگلی بھی اسی تہذیب میں چلی۔ ایک رشتہ دار عورت نے آ کے کہا کہ تمہارے بابا بھی آ گئے ہیں، وہ تم کو بلا رہے ہیں۔ بابا جان بیٹھک میں موجود تھے، وہاں گئیں تو وہ اکیلے بیٹھے ہوئے تھے۔ بولے، بیٹی صاحبہ سچ بتاؤ کہ تم کو بھابھی نے کیا کہا ہے؟ یہ سن کر خوف سے سن ہو گئی اور مارے ڈر کے بابا جان کو بتا دیا کہ شبو بھابھی نے مجھے بارے میں بلال سے ملنے کو کہا ہے۔ ان کا چہرہ ایسا ہو گیا جیسے جلتا ہوا سرخ شعلہ ہوتا ہے۔ تاہم غصے پر قابو پا کر بولے، اچھا ٹھیک ہے، اب تو جا۔ شام کو بھابھی نے یاد دلایا کہ رات 8 بجے جب بارات والے دلہن کو مہندی لگانے میں مصروف ہوں گے، تم باڑے کی طرف جانا، میں ساتھ چلوں گی۔ بلال وہاں تیرا منتظر ہوگا۔ میں تو بابا جان کو بتا چکی تھی، ادھر بلال نے بھی ان کو مطلع کر دیا تھا کہ شبو نے مجھے باڑے میں بلایا ہے۔ جانے وہاں بلانے کا کیا مقصد ہے؟ مقصد یہ تھا کہ بھابھی نے وہاں پر مجھے اپنے بھائی سے ملوانے کا بندوبست کیا ہوا تھا اور بلال کو بھی اسی وجہ سے بلایا تھا کہ وہ اسے دکھا سکیں کہ میں باڑے میں ریاض سے ملنے پہنچی ہوں۔ خدا کو بھابھی کے منصوبے کا پردہ چاک کرنا تھا، تبھی پہلے بلال نے اور پھر نے بابا جان کو آگاہ کر دیا۔ شادی ختم ہوئی تو بابا جان نے مجھے لے کر گھر آ گئے۔ جبکہ بھابھی نے 2 روز آنے کا اندیا دیا تو ان کے والد نے بابا سے بیٹی کے لیے اجازت دے دی۔ بابا تو پہلے ہی شبو کو ساتھ لے جانا نہیں چاہ رہے تھے کیونکہ ان کو بہو کی اس حرکت پر بڑا ہی دکھ پہنچا تھا۔ انہوں نے بھابھی اکرم کو بلا کر سوال کیا کہ بہو نے بچی سے ایسی نازبیہ بات کہی ہے، اب تم کیا کہتے ہو؟ اکرم نے والد کو دلاسا دیا کہ حوصلے سے کام کرنے، بھائی پردیس میں ہے، وہاں ان کو بتانے سے اسلم پریشانی میں پڑ جائے گا۔ پہلے وطن بلاتے ہیں، جب یہاں آ جائے گا تب بات کریں گے۔ لیکن بابا جان سے ضبط نہ ہو سکا۔ بیٹے کو فون کر کے تمام حالات سے آگاہ کر دیا۔ بھائی نوکری چھوڑ کر آ گئے اور بیوی سے کہا کہ تم نے ایسی گھٹیا بات میری بہن کے لیے سوچی بھی کیسے؟ جی چاہتا ہوں ابھی کلہاڑی کا اغوار کر کے تم کو 2 ٹکڑے کر دوں، لیکن بابا جان نے قسم دی ہے کہ میں کلہاڑی کو ہاتھ بھی نہ لگاؤں گا۔ اب تم کہو تمہیں کیا کہنا ہے؟ شبو بھابھی نے رو کر صفائی پیش کری کہ مجھے تمہاری بہن سے اس قدر پیار ہے کہ میں ان کو اپنی بھابھی بنا کر رشتہ گہرا کرنا چاہتی تھی، لیکن آپ لوگوں نے میرے پیار کا غلط مطلب سمجھ رہی ہوں۔ چھوٹی نند بھی گھر کی عزت ہوتی ہے، ہم شریف لوگ ہیں اور شریف گھرانوں میں ایسا نہیں ہوتا۔ بہرحال شبو کی کسی نے نہیں سنی کہ جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے۔ ان کو اسلم بھائی نے طلاق دے دی اور وہ روتی ہوئی ہمارے گھر سے چلی گئی۔ یہ ان کی اپنی نادانی سے ان کا ہی گھر اجڑ گیا۔ اس کے بعد میری شادی بلال سے ہو گئی اور اب ہم خوش و خرم زندگی گزار رہے ہیں۔ تاہم میں اکثر سوچتی ہوں کہ اگر میری بھابھی کی نیت صاف رکھتی اور میری منگنی تڑوانے کو یہ بہتان تراشی نہ کرتی تو وہ آج بھی خوش و خرم میرے بھائی کے ساتھ اپنے گھر میں آباد ہوتی۔ آج اسلم بھائی علاقے کے امیر آدمی ہیں۔ انہوں نے بہت بڑا پختہ گھر بھی بنا دیا ہے جو جدید طرز کی فرنیچر اور تمام سہولیات سے آراستہ ہے جن کی خواہش بھابھی کیا کرتی تھی۔ اس گھر میں سکھ کی ہر شے موجود ہے، بس وہاں ایک شبو ہی موجود نہیں ہے۔ سچ ہے جو جیسا کرتا ہے ویسا ہی بھرتا ہے، صد شکر کے ویسا ہی بھرنا پڑتا ہے۔ میں ایسا شکر کہ میں نے اور بلال نے بابا جان کو اصل بات بتا دی تھی، ورنہ جانے وہ ہمارے حق میں کون سے کانٹے بونا چاہتی تھی۔ ہر انسان کو چاہیے کہ وہ بہتان لگانے اور کسی غلط کام کا منصوبہ بنانے سے قبل خدا سے ڈرے کہ وہ بڑی طاقت اور عظمت والا ہے۔